नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 6 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोविड-19 के कुछ वेरिएंट्स के बारे में जिनका नाम है BQ.1 और .1.1। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे सिमलीपल नेशनल पार्क के बारे में, ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे तेराई एलिफेंट रिजर्व के बारे में, ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब हम बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है BQ.1, BQ.1 और BQ.1.1। अब ये क्यों मैटर करता है, ये किस तरीके से फैल रहा है, इसकी कैसे दवाइयाँ से उसका रोकथाम किया जा सकता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो नया ऑफशॉट है, ये जो वेरिएंट है, ये BA.1 जो डोमिनेंट वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये उसका एक सब वेरिएंट है जिसे BQ.1 और BQ.1.1 के नाम से जाना जा रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोविड जो है, इसका जो ट्रिगर है, ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है फिलहाल। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोना वायरस के इस सब वेरिएंट के बारे में और ये किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब ये जो है, ये SARS-CoV-2 वायरस का सब वेरिएंट इसे कहा जा रहा है जो कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब ये बेसिकली BQ.1 या फिर BQ.1.1 है क्या? देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसकी सब लीनिएज के अंदर लगभग 300 ऐसे वेरिएंट आते हैं जो कि इसके वेरिएंट से ही कुछ रिलेशन रखते हैं। तो ये उन्हीं में से 2 वेरिएंट हैं जो ये खूबियाँ रखते हैं। इन्हें इसी वो खूबियों की वजह से कहा जा रहा है कि ये डिसेंडेंट है BA.5 वायरस के, जो क्योंकि ये 95% सिमिलैरिटी रखते हैं BA.5 से। ये जानकारी दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब जितने भी जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, अब देखिए, इन दोनों वायरस के अंदर ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि ये वायरस हमारे सिस्टम में आ चुका है, जिसकी वजह से वो इसे न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाता। अब ये लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करने में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये लोगों को इफ़ेक्ट करता है। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि देखिए, लोगों ने पहले ही वैक्सीनेशंस, इन्फेक्शन से पहले ही अगर मान लीजिए लोगों ने इम्यूनिटी का डोज लगवा लिए हैं या वैक्सीनेशंस लगभग सभी लोगों ने ली हैं, इसके बावजूद भी ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। लेकिन फ्रांस से मिले कुछ एविडेंसों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये कितनी भी तेज़ी से फैल रहा हो, जो अगर इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं और जो डेथ रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये कोविड-19 की तरह इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इतना ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को वीक नहीं कर रहा है। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, या जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, क्या ये स्टिल अभी भी काम करता है इस वेरिएंट के लिए? हो सकता है ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरनाक रूप अपना ले और हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, लोग बाग दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो जाएं या ज़्यादा डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाए। तो देखिए, जो म्यूटेशन है इन 2 सब वेरिएंट के अंदर, इसके अंदर जो एंटीबॉडी ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है बेबटेलोविमैब, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसको न्यूट्रलाइज करने में। अब जो ड्रग यूज़ की जा रही है कोविड-19 के माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के अंदर, इसे अभी भी ऑथोराइज रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। उनसे कहा गया है कि एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के अंदर आप सेम ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो अदर सब वेरिएंट्स, जितने भी और सब वेरिएंट्स हैं इस कोविड-19 के या ओमिक्रॉन के, उन सब के अंदर ये ट्रीटमेंट लगभग इस्तेमाल हो रहा है और इस इन्फेक्शन को लगभग कंट्रोल किया जा रहा है। अब देखिए, जो एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब इससे कुछ नुकसान भी पहुंच सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट किसी भी वायरस के स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे नुकसान पहुंच सकते हैं।
तो क्या जो नए बूस्टर डोज अभी दिए जा रहे हैं कोविड-19 या इन वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए, वो हेल्पफुल हैं या उन्हें अपडेट किया गया है या उन्हें अपडेट किया जाएगा, उस पर क्या काम चल रहा है? देखिए, अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं कहा गया है कि इसका कोई नया वर्जन आया है कोरोना वायरस का, जिससे या फिर कि इसका जो जो बूस्टर डोज है उसका क्या इफेक्ट होगा। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। यहाँ पर जो बूस्टर डोज है उसका इनटेक जो है वो काफ़ी स्लो है, लोगों को इतनी ज़्यादा तेज़ी से बूस्टर डोज नहीं दिए जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि कोविड की रोकथाम के लिए जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ किया जाता था, वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से अबंडन किए जा चुके हैं, बिल्कुल उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर्स को यूज़ करें और अपना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें लोगों से, ताकि अगर किसी को भी ये वेरिएंट या कोई ये वायरस है किसी के साथ, ये उनसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। ओडिशा के अंदर जो सिमलीपल नेशनल पार्क है, इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। ये जो सिमलीपल नेशनल पार्क है ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इसे 5 महीने बाद खोला गया है। 5 महीने के लिए इसे मॉनसून की वजह से बंद कर दिया गया था, अब ये ओपन है पब्लिक के लिए, ये अथॉरिटीज़ ने कहा है। अगर हम इसकी मुख्य बातों के बारे में बात करते हैं तो ये जो सिमलीपल नेशनल पार्क है ये 2750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये एक घर की तरह काम करता है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज़ के लिए। जो सिमलीपल नेशनल पार्क है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की फ्लोरा और फोना वैरायटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अंदर लश ग्रीनरी और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब क्योंकि ये मयूरभंज में स्थित है तो मयूरभंज में जो यहाँ के रूलर्स पहले रहते थे वो इसे एक हंटिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करते थे, जो कि भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर लगभग 96 स्पेसीज़ हैं ऑर्चिड्स की, और जो बारीपाड़ा है वो भी सिमलीपल के एक क्विक गेटवे की तरह काम करता है। ये जो पार्क है इसके अंदर टाइगर, एलिफेंट और हिल माइना के लिए ये घर की तरह काम करता है। यहाँ पर ओडिशा के अंदर जितने भी टाइगर्स स्थित हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो सिमलीपल नेशनल पार्क के अंदर है। यहाँ पर लगभग 99 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं और 432 वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये सिमलीपल, कुलडीहा और हडगढ़ एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी कहा जाता है। सिमलीपल नेशनल पार्क का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पर पाए जाने वाले सेमुल पेड़ की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कॉटन ट्री है जिस पर रेड सिल्क कलर के फूल लगते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसी वजह से इस पार्क को सिमलीपल नेशनल पार्क कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है 2009 से। इसके अंदर 2 ट्राइब्स पाई जाती हैं जो है एरेंगा खारियास और मनकिरदियास। ये यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं जो इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, और ये लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते हैं। ये बेसिकली कलेक्ट करते हैं यहाँ पर सीड्स को और टिम्बर को। अब जो मुख्य और बड़े मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उड़ीसा के अंदर, उनकी बात करते हैं तो देखिए जो इसके अंदर नेशनल पार्क्स हैं, इसके यहाँ उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, जहाँ पर लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन देखने को मिलेगा आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का हमारे पूरे देश के अंदर। ऐसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो एंडेंजर्ड हैं, ख़त्म होने की स्थिति में है। यहाँ की अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तो लगभग 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं उड़ीसा के अंदर। ये हैं बदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं मोइस्ट सेल फॉरेस्ट ज़्यादातर। फिर है आपकी चिलिका, जिसे नलाबन आइलैंड पर स्थित है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लंगून जो खारे पानी की झील है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अभी रिसेंटली जो डायरेक्ट साइटिंग है इरावंडी डॉल्फिन्स को यहाँ पर डायरेक्ट देखा गया है। फिर आपके है हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आपकी सलांडी रिवर जो है ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है, और ये यहाँ पर पाए जाते हैं मगर क्रोकोडाइल्स।
फिर है आपकी बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सॉल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में टाइगर्स भी पाए जाते हैं। लेपर्ड्स, एलिफेंट्स और हार्बीवोर्स जैसे कि चौसिंघा, ये भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है आपके कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर बहुत ही भारी डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ग्रासलैंड्स के साथ। फिर आपकी है नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दुनिया की पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर्स को ब्रीड किया गया है। फिर है आपकी लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एलिफेंट्स के लिए आवास है, तो लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो हैं वो लखारी वैली में पाए जाते हैं। फिर आपकी है गहीरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं आपके ओलिव रिडेड टर्टल्स। अब ये आपके सिर्फ 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, उड़ीसा और तमिलनाडु, क्योंकि ये ओलिव रिडेड टर्टल्स जो हैं ये बहुत लंबा ट्रैवल करके आते हैं ब्रीडिंग के लिए। साउथ पैसिफिक रीजन से ये आते हैं कोस्ट ऑफ गहीरमाथा पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टर्टल है वो यहीं पाए जाते हैं। इसे नेस्टिंग स्पॉट्स कहा जाता है इंडियन ओशन का टर्टल्स के लिए। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो एक नया एलिफेंट रिजर्व जो है इसको अप्रूवल मिला है और ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये है भारत का 33वां एलिफेंट टाइगर रिजर्व। देखिए सेंटर ने अप्रूव किया है 13 एलिफेंट रिजर्व को, जो कि दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये 3049 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनेगा। ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा। इसकी जो मैनेजमेंट एंटिटी है इसके अंदर इसका प्रोटेक्टेड एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया, और ऐसा कॉरिडोर जिससे कि कंजर्व किया जा सके वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स, जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। अब इसकी अगर मुख्य बातों के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक जॉइंट फॉरेस्ट एरिया होगा दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच में, इसको डेवलप किया जाएगा। ये कवर करेगा कंजर्वेशन का 4 वाइल्ड स्पीसीज को, जिसके अंदर टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर और 1 हॉर्न राइनोसोर भी होंगे। इसका जो एंटायर लैंडस्केप है इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा आपका किशनपुर और काटारनिघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये सारा इंक्लूडेड रहेगा। अब ये जो रिजर्व है ये बेसिकली इससे हम इंप्लीमेंट ये कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो गांव स्थित हैं वहां पर अक्सर ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। तो इस रिजर्व से हम उस कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेटजीज के थ्रू बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये बेनिफिशियल रहेगा 2 टाइगर रिजर्व्स के लिए भी, जो कि मैनेज करेगा इस ग्रासलैंड और इस कॉरिडोर को, ताकि उन टाइगर रिजर्व्स के लिए एक ये हेल्प या बेनिफिट के लिए की तरह काम कर सके। ये तीसरा एलिफेंट टाइगर रिजर्व है जो पिछले 3 महीने के अंदर अप्रूव किया गया है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। इससे अलग जो 2 एलिफेंट रिजर्व्स अप्रूव किए गए हैं वो है लेमरू जो छत्तीसगढ़ में किया गया है और अगस्त्यमलाई जो तमिलनाडु में किया गया है। देखिए एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है द प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि लॉन्च की गई थी 1992 के अंदर, जिनके अंदर हम एलिफेंट कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं अपने भारत देश के अंदर। अब इसके थ्रू जो एलिफेंट है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है एक नेशनल हेरिटेज एनिमल, और इसे दी गई है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, कि इसकी प्रोटेक्शन की जाएगी बहुत बड़े स्तर पर। अब इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992 के तहत ये रिकॉग्निशन मिला है। भारत के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है एशियन एलिफेंट्स की, जो है 30,000 वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर मिलते हैं और 3,600 कैप्टिव वंस मिलते हैं जिन्हें पकड़ा गया है। तमिलनाडु और असम के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स हैं। इन दोनों के अंदर 5-5 एलिफेंट रिजर्व्स पाए जाते हैं। 4 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं केरला, 3 मिलते हैं उड़ीसा में और 2 मिलते हैं आपके उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और नागालैंड में। ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि उड़ीसा के अंदर 5 मिलते हैं। उड़ीसा के अंदर 3 एलिफेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 2 हैं और 1 पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय और उत्तराखंड के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये जो जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है और आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए या फिर जो आपके स्टेट से संबंधित एग्जाम है उनमें अक्सर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आप कोई भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद।